अरे ओ महारानी जी, उठ जाओ अब। शादी है आपकी, तैयार नहीं होना क्या? इस फोन को बाद में भी चला लेना। क्या मम्मी, आप भी ना जब देखो तब मेरे फोन के पीछे लगे रहते हो आप। राजीव के मैसेज आ रहे हैं, अब उनसे भी बात नहीं करूं क्या? देख रही है रानी अपनी बहन को, कैसे फोन में घुसी पड़ी है। शुक्र है तू आ गई, तू ही संभाले साफत को, मेरी तो सुनती ही नहीं। भावना की मम्मी बरबराते हुए वहां से चली गई। रानी ने कमर पर हाथ रखा और आवाज देते हुए कही, भावना। रानी की आवाज सुनकर भावना एक झटके में उठकर खड़ी हो गई और खुशी से चहकते हुए बोली, दी, आप आ गए। हंसते हुए भावना पहले रानी के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, आप इतना लेट क्यों आए दी? मैंने बहुत मिस किया आपको। आपका तो शायद मेरी शादी के बाद ही आने का इरादा था। सॉरी, बच्चों के एग्जाम थे ना, तो कैसे आ पाती मैं? एग्जाम भी तो नहीं ड्रॉप करा सकती ना। इस बार माफ किया दीदी, वह भी सिर्फ बच्चों के लिए, वरना मेरी दीदी के लिए सबसे पहले मैं हूँ, समझिए आप। अब तू जल्दी तैयार होकर आ, पार्लर भी जाना है हमें। आपको दुल्हन बनना है या नहीं मैडम? थोड़ी देर बाद दोनों बहनें पार्लर के लिए निकल गईं और रात को बारात के आने से पहले तैयार हो चुकी थी। दी, मैं कैसी लग रही हूँ? किसी की नजर न लगे तुझे, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी बहन। कुछ देर बाद दरवाजे पर बारात भी आ गई। भावना की माँ और लड़की वालों की तरफ के कुछ लोग दरवाजे पर बारात के स्वागत में व्यस्त थे, लेकिन राजीव की निगाहें तो बस भावना को ढूंढ रही थीं। बारात का स्वागत करने के बाद दूल्हे को जब मंडप में बिठाया गया और पंडित ने दुल्हन को बुलाने को कहा, राजीव की नजर बस उसी दरवाजे पर अटकी थी जहां से भावना की एंट्री होने वाली थी। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे से आती हुई भावना पर गई, उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई। जब भावना मंडप में आकर उसके बराबर बैठ, तब राजीव को होश आया और वह बैठा बस उसे ही देखता रहा। शादी संपन्न होने के बाद भावना की विदाई का समय आया। वह सबसे गले मिलकर रोते हुए गाड़ी में जा बैठी और कुछ समय बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई। बड़ी ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश किया गया। कुछ दिन ससुराल में रहकर सारी रस्में पूरी होने के बाद राजीव और भावना शहर के लिए निकल गए, जहां राजीव जॉब करता था और वह शहर जाकर अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि अभी 1 महीने पहले उसकी शादी हुई है। राजीव सुबह जल्दी ऑफिस जाता और रात को देर से घर आने लगा। भावना दिन भर बस राजीव के लौट आने का इंतजार करती रहती, लेकिन जब तक राजीव आता वह थक हार कर इंतजार करते हुए ही सो चुकी होती। राजीव भावना के इस अकेलेपन को देखकर भी अनदेखा कर देता। संडे को जब राजीव की ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने पहली बार भावना का बुझा बुझा चेहरा देखा और उसे एहसास हुआ कि काम के चलते उसने भावना को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। इसलिए उसने आज का दिन भावना के साथ बिताने का फैसला लिया। शाम के समय दोनों बाहर घूमने निकल गए। राजीव और भावना दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। राजीव ने देखा वो किसी गहरी सोच में डूबी है। राजीव हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ भावना, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बताओ भी अब। वो मैं ये सोच रही थी, घर पर तो मैं सारा दिन खाली बैठी बोर होती रहती हूँ, इससे अच्छा कुछ कर ही लूँ। क्या करना चाहती हो तुम बताओ, जो भी मन में हो तुम्हारे। मुझे जॉब करनी है। शादी से पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी उनकी एक ब्रांच यहाँ भी है। सोच रही हूँ कहीं और जाने के बजाय क्यों ना उसी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। गुड आइडिया। तुमने बात की उस कंपनी में या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। मैंने सोचा पहले आपसे परमिशन ले लूँ, उसके बाद ही बात करूँगी। पागल हो तुम एकदम, इसमें पूछना क्या? तुम्हारा जो मन हो तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ देर बाद दोनों टहलते हुए उस पार्क से बाहर आ गए। साथ में डिनर किया और रात के करीब 10 बजे घर लौट गए। शादी के बाद दोनों ने पहली दफा एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था और दोनों साथ में खुश भी थे। अगली सुबह राजीव अपने ऑफिस के लिए निकल गया और भावना ने अपनी पुरानी ऑफिस में कॉल करके जॉब के लिए बात करती है। बिना किसी परेशानी के उसे उसी ऑफिस में ही जॉब मिल जाती है। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे और इसी तरह दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। कुछ समय बाद भावना ने बच्चे के लिए जिद करने लगी। बिल्कुल भी नहीं, और इतनी भी क्या जल्दी है यार, बेबी ही तो है, हो जाएगा बाद में। कुछ दिन बाद ऑफिस में बैठे अचानक भावना की तबीयत बिगड़ने लगी। खुद को संभालते हुए जैसे तैसे वो काम में लगी रही और आखिर में चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। भावना को उसके कंपनी के स्टाफ के लोगों ने उठाकर पास के ही हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने भावना के फोन से ही उसके हस्बैंड को भी कॉल करके उसकी हालत के बारे में बता दिया। राजीव भावना के बारे में जानकर बहुत घबरा गया और वह तुरंत ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
हॉस्पिटल पहुंचकर वहां उसने रिसेप्शन पर भावना के बारे में पूछा और भागकर उसके रूम में गया। भावना बेहोश लेटी हुई थी और एक फीमेल डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। राजीव रूम के अंदर गया और भावना के पास रखे स्टूल पर बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। आप कौन? मैं इनका हस्बैंड। क्या हुआ है डॉक्टर भावना को? घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर, हमने इनके 1-2 टेस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स आ जाए एक बार, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। रिपोर्ट्स कब तक आएगी डॉक्टर? बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी रिपोर्ट्स। ओके, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चली गई और राजीव भावना का हाथ पकड़कर बैठ गया। बस यही सोचता रहा कि बस भावना ठीक हो, कोई परेशानी वाली बात ना हो। राजीव यही सब सोच ही रहा था कि भावना की उंगलियां हिलने लगी। कैसा लग रहा है भावना? भावना ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में सिर हिला दी। क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? भावना कुछ बोलती उससे पहले एक नर्स अंदर आई और राजीव से कहने लगी, आपको डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया है। वह डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। आइए मिस्टर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। डॉक्टर, भावना की रिपोर्ट्स आ गई क्या? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। क्या है रिपोर्ट्स में डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस आपको उन्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बातें समझा नहीं और सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। डॉक्टर राजीव की जिज्ञासा समझ रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर, आप पापा बनने वाले हैं। और बस थोड़ी कमजोरी की वजह से ही वो बेहोश हो गई थी। 1 मंथ हो चुका है उनकी प्रेगनेंसी को। डॉक्टर की बातें सुनकर राजीव को जैसे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच है या सपना। सब ठीक है ना डॉक्टर? नहीं, सब कुछ ठीक है। उन्हें थोड़ी वीकनेस है, तो आपको उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। राजीव हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर को थैंक्स बोलकर भावना के रूम में गया। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? राजीव सिर नीचे झुकाकर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है मुझे? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमजोर हो और मुझे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसी भी क्या कमजोर हो गई मैं, जो बेहोश ही हो गई? राजीव उसे देखकर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देखकर भावना उसे घूरते हुए सोचने लगी, यहाँ मैं बीमार पड़ी हूँ और इन्हें हंसी आ रही है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई भावना, तुम माँ बनने वाली हो। राजीव की बात सुनकर भावना को एक बार को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह खुश होते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट। थैंक यू सो मच भावना, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। भावना इधर उधर देखते हुए बोली, राजीव, मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन तो ऑफिस में ही होगा, कॉल करना है क्या किसी को? भावना ने हाँ में सिर हिलाया तो राजीव ने उसे अपना फोन दे दिया और कहने लगा, तुम बात करो, मैं आता हूँ अभी डॉक्टर से मिलकर। राजीव वहां से चला गया और भावना ने अपनी बहन रानी को वीडियो कॉल किया। भावना को हॉस्पिटल में देखकर घबरा गई। क्या हुआ भावना तुझे? तू हॉस्पिटल में कैसे? दी, मैं बेहोश हो गई थी। मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे यहाँ एडमिट करा दिया। बेहोश? लेकिन कैसे? और तू अपना ध्यान भी रखती है या नहीं? देखा बेबी, आपकी मासी कैसे डांटने लग रही है आपकी मम्मा को। कंग्रेचुलेशंस छुटकी। थैंक यू होने वाली मासी। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रानी ने अभी से भावना को एक ही बार में सारा ज्ञान दे डाला कि उसे प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं। भावना उसकी बातें सुनकर बोर होने लगी तो मुंह बनाकर बोली, अरे बस भी करो। अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं कहूँगी, बस ये बता मम्मा को बताया या नहीं? अभी तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है दी, और किसी को भी नहीं। ठीक है, घर जाकर मम्मा को भी बता देना। आप ही बता देना ना मम्मा को। भावना, कब बरी होगी तू? वो मम्मा है हमारी, उनका हक बनता है। हक सच में दी? अब तू पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ समझी। माँ बनने वाली है और इस टाइम में ये सब अच्छा नहीं होता। मन में कोई गलत बात नहीं रखते। भावना ने मुंह बनाकर ठीक है दी बोला और कॉल कट कर दिया। तभी राजीव भी वहां आया। भावना ने राजीव से पूछा कि वह घर कब जा सकती है। राजीव ने उसे बताया कि डॉक्टर ने परमिशन दे दी है उसे घर जाने की। भावना राजीव से घर चलने को कहने लगी। इतने में ही डॉक्टर भी वहां आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है भावना? अच्छी हूँ डॉक्टर। गुड। अच्छा मिस्टर, इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर वहां से चली गई और राजीव डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद घर की ओर चल दिए और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गए। राजीव ने भावना को आराम करने का कहा और इसी तरह राजीव उसका बहुत ध्यान रखता और उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। 2 महीने बाद राजीव हाथ में कुछ पेपर्स लेकर मुस्कुराते हुए घर आया। क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप? कोई लॉटरी लगी है क्या?
हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो आपको नहीं लगता कि इस खुशी में आपको हमें भी शामिल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, डबल खुशी है। समझ नहीं आ रहा पहले कौन सी बताऊं? जो भी आपका मन हो। राजीव ने भावना की तरफ वो पेपर्स बढ़ा दिए जो वह लेकर आया था और उसे वो पेपर्स पढ़ने को कहा। भावना ने पेपर्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। वो एक फ्लैट के पेपर्स थे जो राजीव ने भावना के नाम से खरीदा था। ये फ्लैट आपने कब लिया? जब तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, बस तभी से ये प्लानिंग चल रही थी, जो आज फाइनली पूरी हुई। पता है, मैं जब जब उस फ्लैट को देखती तो सोचती थी कि यहाँ मेरा भी घर होगा कभी। आज आपने मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच राजीव। अरे बस, एक ही न्यूज़ सुनी है अभी तो। मुझे लगता है बस एक ही काफी है तुम्हारे लिए। दूसरी बात क्या है, जल्दी बताइए ना राजीव। मेरा प्रमोशन हो गया ऑफिस में और मेरी इनकम भी 12 लाख के पैकेज से बढ़ाकर 15 लाख का पैकेज हो गई। इस महीने मुझे 3 लाख का बोनस भी मिला। सच में? राजीव ने जवाब में मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। भावना खुशी से उछलते हुए कहने लगी, हमारा बेबी कितना लकी है ना राजीव। अभी तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं है और उसके आने से पहले ही हमारी जिंदगी में इतनी खुशियाँ आ गईं। सच में हमारा बेबी गुड लक लेकर आया है हमारे लिए। तो बताओ कब देखना चाहोगी अपना ये नया घर? जब ये खुशियाँ हमारे इस बेबी के आने से आई हैं, तो उस घर में भी पहला कदम अपने बेबी के साथ ही रखेंगे। तुम्हें नहीं लगता हमें आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? रात होने पर दोनों ने बाहर जाकर डिनर किया और दोनों की जिंदगी इसी तरह खुशी से चलने लगी। कुछ समय बाद भावना की डिलीवरी डेट नजदीक आ चुकी थी, इसलिए राजीव की मम्मी सुनैना जी भी उन्हीं के साथ रहने लगी। भावना ने भी ऑफिस जाना बंद कर दिया था और अब वह घर से ही काम करने लगी। घर के कामों में उठने बैठने में उसे काफी परेशानी होने लगी थी, इसलिए घर का थोड़ा बहुत काम सुनैना जी को करना पड़ता था। वह बेमन से घर का काम करती और बात बात पर भावना को ताने भी मारती, लेकिन राजीव ने उसे अपनी मम्मी के इस स्वभाव के बारे में पहले ही सब बताया हुआ था। उसने भावना को समझा भी दिया था कि वह अपने गुस्से पर काबू रखे और मम्मी से कभी गलत तरीके से पेश न आए। भावना भी खुद पर संयम रखने की पूरी कोशिश करती। सुबह का समय भावना हॉल में रखे सोफे पर बैठी अपने ऑफिस के काम में लगी हुई थी। उसने हाउसकीपर ममता को आवाज देकर कही, ममता मेरे लिए स्प्राउट्स लेकर आना, बहुत भूख लगी है। ममता कपड़े सुखाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे भावना की आवाज सुनाई नहीं दी। सुनैना जी जो हॉल में ही बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, वो खुद उठी और भावना के लिए स्प्राउट्स लाकर रख दिए। उसने बिना नजरें उठाए थैंक यू ममता बोली तो उसकी सास को गुस्सा आ गया। मैं तुझे क्या नौकरानी दिखाई दे रही हूँ? भावना ने सुनैना जी की आवाज सुनी और हड़बड़ाते हुए सोफे से उठ गई। मम्मी जी आप, सॉरी, मुझे लगा वो ममता। अगर लैपटॉप से नजर हटे तो दिखे ना कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं वो ऑफिस। जॉब बस की नहीं है तो जरूरी है नौकरी करना। छोड़ क्यों नहीं देती इस नौकरी को? इसमें मेरी जॉब की क्या गलती मम्मी जी? मैं कंपनी के मेल्स चेक कर रही थी, बस इसी वजह से थोड़ा बिजी थी और ध्यान नहीं दे पाई। ले पकड़ अब खा ले। घर का काम करने के नाम पर तो इन महारानी की तबीयत बिगड़ी रहती है और ऑफिस के काम के लिए सारा दिन बैठी रहती है, तब इसकी तबीयत को कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ बस ये घर का काम करने के लिए ही बुलाया है, बाकी तो कोई पूछता भी नहीं मुझे। नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे तो। भावना ने सब सुनी और उसे गुस्सा भी आने लगी, लेकिन राजीव ने उसे कुछ न बोलने को कहा हुआ था, इसलिए वह चुप रही। भावना और सुनैना जी के बीच यह हर रोज का था, जब वो किसी न किसी बात पर भावना को सुनाती रहती और भावना उनकी बातों को अनसुना कर देती। कभी कभी वह राजीव को सुनैना जी की बातों के बारे में बताती तो राजीव गुस्सा हो जाता। वह गुस्से में झुंझलाते हुए कहता है, तुम सास बहू के झगड़ा से मुझे दूर ही रखा करो। जब देखो तब तुम लोगों का कोई ना कोई नाटक चलता रहता है। ये नहीं कि आदमी थक हार कर घर आता है, चैन से बैठने दे। घर आते ही मम्मी शुरू हो जाती है, बेडरूम में आते ही तुम शुरू हो जाती हो। सुकून के 2 पल नहीं है घर में। सॉरी राजीव, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। राजीव बिना कुछ बोले रूम से निकलकर हॉल में जाकर सो गया। एक रात अचानक भावना को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। राजीव भावना को ऐसे दर्द में देखकर घबरा गया। वह भागकर अपनी मम्मी के रूम में गया और उन्हें बुलाकर लाया। भावना की हालत देखकर सुनैना जी ने कही, इसे तो जोर के दर्द शुरू हो गया है। राजीव बेटा जल्दी से गाड़ी निकाल, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। राजीव ने गाड़ी निकाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद बच्चे की आवाज सुनकर राजीव वहां खरा उछलने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बधाई हो मम्मा, आप दादी बन गई। और तू पापा,
राजीव इधर उधर टहलते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बेबी को गोद में लिए बाहर आई। कंग्रेचुलेशन मिस्टर, बेटी हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। भावना कैसी है डॉक्टर? और ये बेबी भी ठीक है ना डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक है और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। क्या हम बहू से मिल सकते हैं? बस उन्हें अभी थोड़ी देर में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे वहीं मिल लीजिएगा। राजीव और सुनैना जी ने हाँ में सिर हिला दिया और डॉक्टर वहां से चली गई। सुनैना जी ने बच्ची को गोद में लेते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम परी लग रही है मेरी गुड़िया रानी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। गई तो मम्मा पर है शक्ल से, लेकिन देखना मम्मी, ये हरकतों से मुझ पर ही जाएगी। वो दोनों उस बच्ची के साथ खेलते रहे और थोड़ी ही देर बाद भावना को भी रूम में शिफ्ट कर दिया। राजीव और सुनैना जी बच्ची को लेकर भावना के रूम में आई। उठो भावना, आंखें खोलो, देखो हमारी बच्ची। भावना ने धीरे धीरे आंखें खोली और बच्ची को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भावना ने अपनी बाहें फैलाकर बच्ची को गोद में देने को कहा तो राजीव ने बेबी को उसके बराबर लिटा दिया। अभी तक घर में किसी को नहीं पता था कि भावना की डिलीवरी हो चुकी है। तभी भावना ने राजीव से अपनी मम्मा और दीदी को कॉल करने को कही। राजीव ने उसकी बात कराई और फिर आराम करने को कहा। सुनैना जी बेबी को गोद में लेकर एक तरफ बैठ गई। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से अगले ही दिन भावना को डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ देर बाद राजीव सभी को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। रास्ते में राजीव ने किसी अनजान जगह गाड़ी रोकी। ये हम कहाँ आ गए राजीव? ये तो हमारा घर नहीं है। राजीव लिफ्ट से भावना को 14th फ्लोर पर बने एक फ्लैट में लेकर गया। घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। राजीव, ये कहाँ लाए हैं आप मुझे, और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? राजीव कुछ नहीं बोला और मुस्कुराने लगा। भावना उसे यूं मुस्कुराते देख कुछ समझ पाती। उससे पहले ही तेज आवाज के साथ एक धमाका हुआ और घर की सारी लाइट्स ऑन हो गई। सामने का नजारा देख भावना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है। वह हैरानी से बोली, इतना बड़ा सरप्राइज राजीव। पूरा घर गुब्बारों से, फूलों से और रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। भावना के सामने उसके ससुर विजय जी, मम्मा मालती जी, पापा गोविंद जी, बड़ी बहन रानी, उनके पति अंकित, छोटा भाई गोलू, ननद अवनी और उनके पति अनिकेत जी खड़े थे। सबको यूं एक साथ अचानक से सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भावना ने राजीव को देखा और आंखों में आंसू भरते हुए उसे थैंक यू बोला। थैंक यू सो मच राजीव। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना इस बेबी के साथ इस घर में आने की? आपको याद था ये सब? हाँ, तो ऐसे कैसे भूल सकता था। इस नन्ही सी जान के आने की खुशी में तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं भला वो पूरा ना करूं, ये तो नामुमकिन सा है। सुनैना जी ने बेबी को भावना की गोद में दिया और खुद घर के अंदर आई। हॉल में एक सुंदर सा पालना रखा हुआ था। भावना ने बेबी को उस पालने में लिटा दिया। उसके बाद दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। उसी दिन बेबी का नाम पीहू रखा गया। अगले दिन अवनी और सुनैना जी को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने घरों को लौट गए। कुछ दिनों बाद वो दोनों भी वापस अपने घर चली गई। जिंदगी यूं ही खुशी से गुजरने लगी। राजीव अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया और भावना ने भी ऑफिस वापस ज्वाइन कर ली। उन्होंने पीहू के लिए, जिसका नाम था नैना, को हायर कर लिया था। दिन भर वही पीहू की देखभाल करती। रात को ऑफिस से आकर भावना खुद अपनी बेटी को संभालती और नैना रात को अपने घर चली जाती थी। पीहू के आने से भावना की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई। अगले दिन राजीव का ऑफिस था। भावना को लेकर राजीव आज बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसे उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त संजय, अंकिता और राकेश ने भी महसूस किया। लेकिन ऑफिस टाइम में गॉसिप करना अलाउड नहीं था। अगर गलती से भी बॉस देख लेते तो सबकी एक साथ क्लास लगा देते। लंच टाइम में सभी ने राजीव को घेर लिया और अपने साथ उस कैंटीन में ले आए। क्या बात है, आज तू बड़ा खुश लग रहा है यार। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, अब तू हमसे भी झूठ बोलेगा। और क्या, तो तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कोई तो बात है। चल बता फटाफट क्या बात है। अब बता भी दे यार, क्यों भाव खा रहा है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। सभी अपने चेहरों पर हाथ लगाए और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। तुम लोगों को पता है भावना को ना पूरे 3 लाख का इंक्रीमेंट मिला है और अब उसकी सैलरी भी 18 लाख हो गई है ना। खुशी की बात। क्या बात है यार, तेरी वाली तो कमाल निकली। मतलब घर भी, ऑफिस भी और बेबी को सबको अच्छे से मैनेज किया हुआ है उसने। उसकी जगह मैं होती तो मैंने कभी ऐसे सब संभाल नहीं पाती। और इन मैडम ने तो इन सब जिम्मेदारियों के बाद भी इंक्रीमेंट ले लिया।
तूने बिल्कुल सही कहा अंकिता। आजकल तो लड़कियां जॉब क्या करने लग जाती हैं, पति को तो कुछ समझती ही नहीं है अपने आगे। ऐसे करती है जैसे बस एक वही कमाती है, पति तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन इसकी वाइफ तो सब अच्छे से मैनेज कर लेती है। अरे बस भी करो, क्या तुम उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो? क्या हुआ भाई, तू खुश नहीं हुआ इस खबर से? देख यार, मुझे गलत मत समझना, मैं जो कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जलेबी की तरह बातों को मत घुमा और साफ साफ बता क्या बात है, कहना क्या चाहता है तू? बोलो क्या हुआ? तेरी सैलरी कितनी है? 15 लाख। लेकिन क्यों? तेरी 15 है, उसकी 18 लाख, मतलब तुझसे ज्यादा तो वो कमाती है। तू लिख के ले ले आज। जैसे उसकी सैलरी बढ़ी है ना, कल उसके नखरे भी बढ़ जाएंगे। लड़की जब ज्यादा कमाने लग जाए पति से, तो वो अपने पति को कुछ नहीं समझती अपने सामने। घर के हर मामले में वो बस अपनी ही चलाएगी और तुझे हर वक्त नीचा दिखाएगी। देख लेना तू। ये क्या टिपिकल आदमियों जैसे बात कर रहा है यार तू। इसकी वाइफ बहुत समझदार है, मैं मिली हूँ उससे, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और मुझे नहीं लगता वो इस टाइप की लड़की है कि जो बस अपने पति को ससुराल को कंट्रोल करने की सोच रखे। वो बस तब तक ही थी जब तक वो इसके बराबर कमाती थी। अब देखना, नौकरी के नाम पर वो बेटी का काम भी इसे ही सौंप दिया करेगी, खुद कुछ नहीं करेगी, बस ऑर्डर चलाया करेगी। अंकिता को उसकी बातें सुनकर अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में भड़कते हुए बोली, यार तू भी क्या पागल की तरह बात कर रहा है? और अंकिता गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राकेश भी उसे ताने देते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी छोटी है औरतों को लेकर। और वह भी गुस्से में चला गया। संजय ने राजीव को देखा जो किसी गहरी सोच में था। वह राजीव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या सोच रहा है भाई तू? दूर रहो मुझसे, तू और तेरी ये घटिया सोच को अपने पास रख। मेरी वाइफ के लिए ये सब बकवास नहीं सुनूंगा मैं। तू दोस्त है इसलिए माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। राजीव भी गुस्से में वहां से निकलकर अपने केबिन में जा बैठा। बार बार उसके दिमाग में संजय की कही बातें घूमने लगी। संजय ने कहीं ना कहीं शक का बीज राजीव के दिमाग में भी बो ही दिया। रात को वह काफी देर से घर गया। जाकर देखा कि भावना कुर्सी पर ही बैठी सो रही है। वह बिना किसी के आवाज के गया और खाने के बर्तन को देखा और समझ गया कि भावना उसका वेट करते हुए ही सो गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि संजय ने जो भी कहा वह सच कभी नहीं होगा। भावना तो उसे इतना प्यार करती है और अब भी देखो, मेरे ही इंतजार में बिना खाए सो गई। उसने संजय की बातें ना सुनने का मन बना लिया था। राजीव ये सब सोच ही रहा था। इसी बीच भावना की आंख खुल गई। आ गए आप, चलिए फ्रेश होकर आइए आप, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ तब तक। राजीव हाँ में सिर हिलाकर रूम में चला गया और थोड़ी देर में बाहर हॉल में आकर बैठ गया। भावना ने खाना गर्म करके टेबल पर लगाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर कुछ देर बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह उठकर वही उनका डेली का रूटीन शुरू हो गया। राजीव और भावना दोनों नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में संजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अनदेखा करके निकल गया। राजीव ने संजय से बात करना बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक संजय डेली यही कोशिश करता कि वह राजीव से बात करे, पर राजीव उससे दूर रहना चाहता था। एक रोज ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के लिए जब टीम बनाई गई तो राजीव और संजय को एक ही टीम में रखा गया। प्रोजेक्ट की वजह से आखिर उसे संजय के साथ रहकर काम करना पड़ा। संजय राजीव को ताना मारते हुए कहने लगा, और सुना क्या चल रहा है आजकल? तू तो उस दिन के बाद से भूल ही गया है मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं तो और कैसा होता है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं भावना ने मना कर दिया तुझे मुझसे बात करने को? वो भला ऐसा क्यों करेगी? भावना तो इन सब बातों के बारे में जानती तक नहीं है। ओ, मतलब बीवी से बातें छुपाई जाने लगी हैं। कुछ तो चल ही रहा है तेरी भी लाइफ में। मैंने जो कहा वो सच हुआ ना? कुछ भी सच नहीं हुआ। भावना मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे ये है सच समझा। तेरी बातों में मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। कहना क्या चाहता है तू? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने जो बोला वही हो रहा है ना तेरे साथ। करती है ना तेरे ऊपर हुकूमत, तुझे अपना गुलाम बना के रखती है ना वो। राजीव हैरानी से बस देखता रहा। तुझ पे ऑर्डर चलाती है या नहीं बता मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सच है ना ये सब? संजय के बार बार यही सब बोलने की वजह से राजीव के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उसने पूरी टीम के सामने ही संजय के मुंह पर कसकर एक तमाचा झड़ दिया। वह चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश भी की तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहने का तुझे कोई हक नहीं है, समझा? राजीव ने गुस्से में तमतमाते हुए डेस्क पर से अपना ब्रीफकेस लिया और ऑफिस से बाहर आ गया। वह गुस्से में ड्राइव करते हुए घर पहुंचा। घर पर भावना नहीं थी और पीहू नैना के साथ खेल रही थी। राजीव ने पीहू को अपनी गोद में लिया
और उसके साथ खेलकर अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगा। रात 8 बजे राजीव ने विंडो से देखा, भावना किसी लड़के के साथ उसकी कार में आई है। भावना घर आई तो वो राजीव को घर देखकर हैरान थी। वह राजीव से कहने लगी, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ, वो बस ऐसे ही। क्या हुआ राजीव, सब ठीक है ना ऑफिस में? सब ठीक है। भावना राजीव की बात सुन बस मुस्कुरा कर रह गई। तुम्हारी कार कहाँ गई भावना? तुम किसी और के साथ आई आज? हाँ, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं अभिषेक के साथ आ गई। कौन अभिषेक? अभिषेक मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं और उसका घर भी इसी तरफ है, तो उसने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं आ गई उसके साथ। ओह अच्छा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ अब। भावना हाँ में सिर हिलाकर चली गई और राजीव पीहू के साथ खेलने लगा। बातें करते हुए दोनों ने खाना खाया। अगले दिन रानी ने भावना को कॉल किया और बताया कि मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। भावना ने उन्हें ही मम्मा का ध्यान रखने को कहा। रानी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, वो तेरी मम्मा भी है भावना, कब तक पुरानी बातों को दिल में रखकर उन्हें और खुद को तकलीफ देती रहेगी? तू माफ क्यों नहीं कर देती उन्हें भावना? दी आपका दिल होगा बड़ा, मेरा नहीं है। आप उन्हें माफ कर सकती है लेकिन मैं नहीं। बच्चा, अब तू समझदार हो गई है, एक बेटी की माँ है, खुद को उनकी जगह रखकर देख एक बार, तब शायद तुझे समझ आए। ठीक है दी, मैं मम्मा से बात कर लूंगी। भावना ने आगे बिना कुछ बोले फोन काट दिया। उसने अपनी मम्मा को कॉल किया। भावना का कॉल देखकर मालती जी बहुत खुश हुई। भावना ने आज पहली बार उनसे काफी देर बात की और उन्हें अपना ध्यान रखने को भी कहा। ममता जी भावना में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लगा जैसा सब कहते हैं कि एक बच्चे के आने से एक लड़की पूरी तरह बदल जाती है, वैसे ही शायद बच्चे के आने से भावना भी बदल रही है। वो शायद पुरानी बातें भुला रही है। यही सब सोचकर ही वह काफी खुश थी कि शायद अब उनकी बेटी को सालों पहले उनकी ही वजह से हुए डिप्रेशन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। 5 साल बाद दोपहर करीबन 2 बजे का समय राजीव रोते घबराते भागते हुए जल्दी से नीचे आया। नीचे आकर उसने देखा भावना पीठ के बल जमीन पर पड़ी है। उसकी आंखें खुली थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। हर तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। भावना 14th फ्लोर से नीचे गिरी थी। राजीव को देख भावना की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव के पीछे उसकी मम्मी सुनैना जी भी लिफ्ट से नीचे आई और भागते हुए बिल्डिंग से बाहर भावना के पास आई। उसे लहूलुहान देख सुनैना जी की चीख निकल गई। भावना ने कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वह बोल न सकी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे आंखें बंद होती चली गई। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर नब्ज देखी जो रुक चुकी थी और भावना भी मौत की नींद सो चुकी थी। वह बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराने लगा, भावना ये क्या हो गया? क्यों किया भावना ऐसा? बिल्डिंग का वॉचमैन भागते हुए उनकी ओर आया और भावना को इस हाल में देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने राजीव को हिम्मत बांधते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें वहां हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने राजीव को वहां से हटाया और एक चादर भावना की बॉडी पर डाल दी। पुलिस ने राजीव और सुनैना जी से पूछा, क्या हुआ इन्हें? कौन से फ्लोर से और कैसे गिरी ये नीचे? सर पता नहीं, मैं और मम्मी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। शायद पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर पड़ी। गिरते हुए उसने राजीव बचाओ की आवाज दी। जैसे ही मैं भागकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजीव फूट फूट कर रोने लगा। तभी एम्बुलेंस वहां आई और पुलिस का ध्यान उनकी ओर चला गया। वे भावना की बॉडी को लेकर जाने लगी। भावना की बॉडी को पास के ही एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। राजीव सुनैना जी को पीहू के पास रुकने का कहकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गया। राजीव ने भावना के मम्मी पापा और बहन को इस हादसे के बारे में कॉल करके बताते हुए कहा, भावना का पैर स्लिप हो गया और वो 14th फ्लोर से गिर गई। रानी दी, मेरी भावना मुझे छोड़कर चली गई। भावना के सबसे ज्यादा करीब राजीव के बाद अगर कोई था तो वो थी रानी। भावना की मौत की खबर सुनकर उसे बड़ा सदमा लगा। वह फोन पर ही भावना भावना कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके बच्चे और सास ससुर सभी घबरा गए। वे भागते हुए उसके रूम में पहुंचे और देखा रानी बेड के बराबर जमीन पर बैठी रो रही है। रानी कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस रोते रोते ही बेहोश हो गई। रानी की ये हालत देख उसके ससुर अतुल जी ने अपने बेटे अंकित को कॉल करके घर बुलाया और डॉक्टर को साथ लाने को कहा।
अंकित अपने ऑफिस से निकल पड़ा। तभी उसके पास रानी के पापा गोविंद जी का कॉल आया। उन्होंने अंकित को भावना की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगा। वह जल्दी से डॉक्टर को साथ लिए घर पहुंचा। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और चले गए। क्या हुआ अंकित बेटा? रानी बार बार भावना का नाम लेकर इस तरह क्यों रो रही थी और फिर बेहोश ही हो गई? पापा, भावना अब हमारे बीच नहीं रही। अतुल जी और उनकी पत्नी सुलोचना को यह सुनकर धक्का लगा। अंकित ने उन्हें संभाला और कहा, हमें आज ही वहां जाना होगा पापा। अभी तो उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, तब तक हम भी पहुंच जाएंगे। सभी बस रानी के होश में आने का इंतजार करने लगे। रानी को होश आते ही अंकित, अतुल जी और रानी निकल पड़े और सुलोचना जी को बच्चों के पास छोड़ गए। उधर मालती जी का रो रो कर बुरा हाल था। गोलू अपने मम्मा पापा को लेकर निकल गया। पुलिस सुनैना जी के साथ उनके फ्लैट में पहुंची, जहां से भावना गिरी थी। पुलिस उसी बालकनी में पहुंची और देखा, वहां का फर्श तो एकदम सूखा हुआ है और ना ही वहां ऐसा कुछ था जिस पर पैर फिसल सके। पीहू बहुत डरी हुई थी, इसलिए सुनैना जी ने उसे सुला दिया। उसके सोने के बाद पुलिस सुनैना जी के पास आई और भावना के बारे में पूछताछ करने लगी। क्या आप बता सकती हैं मैडम, जब ये हादसा हुआ तब आप और आपका बेटा कहाँ था? जी, हम अपने रूम में बैठे हुए थे। अचानक से बहू के चिल्लाने की आवाज आई। मेरा बेटा दौड़ कर गया। इतने में तो बहू गिर ही गई। लेकिन हमने तो वहाँ चेक किया है अच्छे से। वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला फर्श पर जिससे ये लगे कि वाकई पैर स्लिप हुआ है उनका। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? पैर नहीं फिसला तो बहू गिरी कैसे? वही तो हम पूछ रहे हैं। जब वहाँ कुछ था नहीं तो वो आखिर गिरी कैसे? मतलब वही हुआ जिसका डर था। क्या कहा आपने? क्या हुआ और किस चीज का डर था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आपकी बहू से संबंध कैसे थे? कहीं आप लोग उनके साथ गलत बिहेव तो नहीं करते थे ना? तभी भावना का ससुर रूम के अंदर आए और पुलिस से बोले, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर आप? दिमाग तो सही है ना आपका? विजय जी को देख सुनैना जी उनके पास गई और रोने लगी। देखिए इंस्पेक्टर, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था जो बहू से बुरा बर्ताव करता हो। सुनैना जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सिर हिला दिया। पुलिस दोबारा आने का कहकर वहां से बाहर आ गई और बिल्डिंग को हर तरफ से देखने लगी, लेकिन उन्हें कहीं कोई क्लू नहीं मिला। शाम हो चली थी। रानी, अंकित और अतुल जी वहां पहुंचे और उनके पीछे पीछे गोलू की गाड़ी भी आ पहुंची। रानी मालती जी के गले लगकर रोने लगी। अंकित ने राजीव को कॉल किया और उनके वहां पहुंचने के बारे में बताया। भावना की बॉडी कल सुबह से पहले उन्हें नहीं दी जाती, इसलिए वह घर लौट आया। सभी बिल्डिंग के बाहर ही थे जहां भावना गिरी थी। पुलिस वापस जा चुकी थी और लोग भी अपने घरों से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगे थे। लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इन्होंने धक्का दिया है भावना को, खुद नहीं गिरी वो। अंकित ने उन लोगों की बातें सुन ली, पर वो सिर्फ अफवाह समझकर उस बात को अनदेखा कर गया। सभी लोग राजीव के साथ ही उसके घर पहुंचे। तभी पीहू आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आई। उसे देख मालती जी से रहा नहीं गया और वह जोर जोर से रोने लगी। सुनैना जी ने उन्हें चुप कराया। वह सबको देखकर एक बार को खुश हुई, लेकिन मालती जी को रोता देख वह उनके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ नानी जी को? वो रो क्यों रही है मासी? आप भी रो रहे हो। और मम्मा कहाँ है मासी? पीहू की बातों से और उसे अपनी मम्मा के लिए पूछता देख सब रो पड़े, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बताए और कैसे बताए। वो राजीव की गोद में जा बैठी और पूछने लगी, पापा आप तो कुछ बोलिए ना, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। गोलू उठा और उसने राजीव की गोद से पीहू को लिया। वह पीहू को बातों में लगाते हुए रूम में ले गया। गोलू उसे वहां खेल में लगाकर बाहर आया। जीजू, भावना दी डिप्रेशन में थी क्या? बहू को तनाव था, लेकिन किस बात का? जी पापा जी, भावना को कुछ दिनों से काफी एंजाइटी हो रही थी। उसे नींद भी कम आती थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास भी गए थे उसके इलाज के लिए। लेकिन आपने या दीदी ने कभी बताया नहीं इस बारे में। भावना नहीं चाहती थी कि आप लोगों को पता लगे और आप सब परेशान हो उसकी वजह से। मेरी बच्ची खुद तकलीफ में थी और हमें भनक तक नहीं लगने दी उसने। दोबारा डिप्रेशन मतलब भावना को शादी से पहले से ही दिमागी बीमारी थी क्या? आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आंटी, उसे कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। शादी से 1 साल पहले तक था भावना को वो भी डिप्रेशन, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए हमने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। फिर भी बेटा बताना तो चाहिए था ना। बस करो आप, यहाँ हमारी बच्ची चली गई और आप ये बेमतलब की बातों को ली बैठी है। राजीव वहां से उठकर अपने बेटी के पास चला गया।
बाकी सब भी उठकर अलग अलग रूम में जाकर लेट गए, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। करवटें बदलते हुए रात गुजर गई और सूरज अपनी किरणें फैलाने लगा। राजीव गोलू को पीहू के पास ही रुकने का कहकर अंकित और विजय जी के साथ हॉस्पिटल चला गया। सभी हॉस्पिटल से भावना की डेड बॉडी लेकर घर आ गए, जिसे देखते ही रानी और मालती जी फूट फूट कर रो पड़े। आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी आपस में कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। कल जो बातें अंकित ने सुनी वही आज गोलू ने भी सुनी। उसने दो औरतों को बात करते हुए सुना कि भावना पैर फिसलने से नहीं गिरी, बल्कि उसकी धक्का देकर गिराया गया है। गोलू उनके पास आया और पूछने लगा, क्या आपने देखा है किसी को मेरी दीदी को धक्का मारते हुए? उन औरतों ने ना में सिर हिला दिया। गोलू फिर से बोला, जब आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दीदी को गिराया गया है? उनमें से एक ने कही कि अक्सर राजीव और भावना में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे, इसलिए मुझे लगा शायद। छोटी मोटी लड़ाई तो हर कपल की होती है, आपकी नहीं होती क्या आपके हस्बैंड से? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीजू ने ही दीदी को मारा है। गोलू को इस तरह चिल्लाते देख रानी उसके पास आई और कहने लगी, क्या हुआ गोलू, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? कुछ नहीं दी, ये लेडीज बोल रही है कि दीदी को किसी ने धक्का दिया है। क्या? फिर गोलू ने उन दोनों लेडीज की कहीं सारी बातें रानी को बता दी। रानी कुछ सोचने लगी तो गोलू ने उसे हिलाते हुए पूछा कि क्या हुआ। रानी ने कुछ नहीं कहते हुए ना में सिर हिला दिया और गोलू को लेकर वहां से चली आई। उसके बाद भावना की अंतिम क्रिया की गई। सुबह से शाम हो गई थी। इन्हीं सब में सभी बड़े लोग घर में बैठे थे और राजीव अपनी बेटी के पास था। रानी, गोलू और अंकित तीनों वहां राजीव के फ्लैट के बिल्कुल सामने नीचे गार्डन में बने सिटिंग प्लेस में रखे सोफे पर बैठे थे। रानी की नजर कभी फ्लैट पर जाती तो कभी उस जगह जहां भावना गिरी थी। तीनों ने काफी देर तक वहीं बैठे बातें की और उठकर वहां से कहीं और चले गए। अतुल जी ने अंकित को कॉल करके पूछा कि वो सब अचानक से कहां गायब हो गए, तो अंकित ने उन्हें थोड़ी देर में घर आने का कहकर कॉल कट कर दिया। वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक पुलिस कंप्लेन फाइल की। उसके बाद तीनों वापस राजीव के घर आ गए। गोलू पीहू के पास गया और उसके साथ खेलने लगा। राजीव के घर पर सभी बैठे बातें कर रहे थे कि तभी राजीव के घर की डोरबेल बजी। सुनैना जी ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। सुनैना जी ने उन्हें अंदर आने को कहा। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर राजीव, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बच्चे ने? इनके खिलाफ कंप्लेन की गई है अपनी वाइफ मिसेस भावना को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए। क्या सुसाइड? लेकिन कंप्लेन किसने की है इंस्पेक्टर, और क्यों? वो तो पैर फिसलने से गिरी है ना। गोलू, रानी और अंकित तीनों ने एक साथ कहा। कंप्लेन हमने की है। ये क्या बेहुदा मजाक है रानी? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? जी पापा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। भावना का पैर फिसलने वाली बात इन्होंने झूठ कही, जबकि सच तो ये है कि इंस्पेक्टर सर ने खुद वहाँ जाकर बालकनी में चेक किया था। वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर पैर रखने से भावना का पैर स्लिप हुआ हो और वो नीचे गिर गई। हाँ पापा, और यहाँ के लोगों ने कहा कि उन्हें धक्का दिया है किसी ने, लेकिन उस बात पर तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर इतना जरूर है कि दीदी को अगर धक्का नहीं दिया तो वो पैर फिसलने से भी नहीं गिरी। लोगों ने कहा और तुमने मान लिया? पापा, आप तो जानते ही है ना भावना के नेचर के बारे में। वो छोटी बातों को कभी दिल से नहीं लगाती। कुछ होता है उसके साथ तभी वो सोचती है ज्यादा। लेकिन राजीव जी ने उसे मजबूर किया ऐसा कदम उठाने को। ऐसा कदम मतलब कहना क्या चाहती हो रानी? मम्मा, मुझे लगता है भावना ने सुसाइड किया है, और वो भी इस इंसान की वजह से। इन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे बहुत। भावना ने बताया है मुझे, कभी कभी तो वो बहुत परेशान भी रहती थी राजीव की वजह से। सुनैना जी गुस्से में रानी के पास आई और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की? खुद से तो अपनी पागल बहन संभाली नहीं गई, आई है मेरे ही बेटे को बदनाम करने। गोलू गुस्से में बोला, आंटी प्लीज, मेरी दी कोई पागल नहीं थी। उन्हें बस डिप्रेशन था पहले, और वो पूरी तरह से उस डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी। इसलिए उन्हें पागल पागल कहना बंद कीजिए आप। पुलिस उन्हें बीच में रोकते हुए कहने लगी, आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप बाद में करते रहिएगा। अभी हमें मिस्टर राजीव को अरेस्ट करना होगा। चलिए राजीव, आप हमारे साथ। ये सब देखकर राजीव का दिल भर आया। वह रोते हुए बिना अपनी सफाई दिए पुलिस के साथ चला गया, क्योंकि शायद वह समझ गया कि अब उसकी बातों को कोई नहीं सुनने वाला। राजीव के जाने के बाद गोलू पीहू को अपने साथ लेकर जाने की बात करने लगा।
सुनैना जी जोर से रोते हुए बोली। पहले तो मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया और अब मेरी परी को भी मुझसे छीन रहे हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस बात का बदला ले रहा है तू हमसे गोलू बेटा? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैंने भी मेरी दी को खोया है और अगर सच में जीजू उसके जिम्मेदार है तो मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता। पुलिस अब अपने आप सारा सच पता लगा लेगी। भावना को आप लोग नहीं संभाल पाओगे, इसलिए इसे मैं अपने ही साथ लेकर जा रहा हूँ। ये मेरे साथ कंफर्टेबल भी रहती है और वहाँ इसका मन भी लग जाएगा। गोलू ने पीहू और अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर अतुल जी ने रानी, अंकित और गोलू तीनों को डांटा। ये क्या किया है तुम लोगों ने? कोई आइडिया भी है या जो मन में आया बस कर दिया? इतने बड़े हो गए हो कि घर के बड़ों से सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझते ना तुम लोग? हम सब थे ना वहाँ, तो क्यों नहीं बताया हमें इसके बारे में? बोलो, जवाब दो मुझे। पापा जी, हम जानते थे आप लोग कभी हमारे इस डिसीजन को एग्री नहीं करेंगे, बस इसलिए हम लोगों ने इस बारे में किसी से बात नहीं की। आप जानते हैं ना बेटा, हमने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। आप पर नाज था हमें, लेकिन आज आपने भी हमें डिसअपॉइंट किया है। अतुल जी के मुंह से ये सब सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने रूम में चली आई। थोड़ी देर बाद अंकित रूम में आया और उसने रानी को इतनी जल्दी और गहरी नींद में सोते देखा तो उसे अजीब लगा। वह रानी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा तो वो हैरान रह गया। रानी का बदन बुखार से बुरी तरह तप रहा था। अंकित ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और सबको रानी की हालत के बारे में बताया। कुछ समय बाद जब डॉक्टर आए तो उन्होंने रानी का चेकअप किया और बोले, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, उसी की वजह से इन्हें तेज बुखार है। आप लोग इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए ताकि ये सदमे से बाहर आ सके। अंकित ने हाँ में सिर हिलाकर जी डॉक्टर कहा। वैसे हुआ क्या है इन्हें? किस बात का सदमा लगा है इन्हें? अंकित ने उन्हें रानी की बहन की मौत के बारे में बताया। डॉक्टर उन्हें रानी का ध्यान रखने को कहकर चले गए। उधर पुलिस ने राजीव को जेल में डाल दिया। अगले दिन पुलिस पूछताछ के लिए उसे इंट्रोगेशन रूम में ले गई। तो बताइए राजीव जी, आपने क्यों मारा अपनी वाइफ को? सर, मैं क्यों मारूंगा अपनी वाइफ को? मैं तो बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से। अच्छा, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे उस वक्त? सर, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं अपने रूम में था अपनी मम्मी के साथ। जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि आप हॉल में बैठे थे। हॉल रूम पता नहीं, ठीक से याद नहीं, पर शायद रूम में था। आपकी वाइफ को किस बात का डिप्रेशन था? वो डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों लेती थी? उसे शादी से पहले ही डिप्रेशन था सर। शादी से पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी एक बार, और अब फिर से। लेकिन उनकी बहन ने तो कहा कि वो एकदम ठीक हो गई थी शादी से पहले ही। सर, इतना तो आप भी जानते होंगे कि एक डिप्रेशन का पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता। उस इंसान की आदत होती है छोटी छोटी बातों को सोचने की, हर बात का इश्यू बनाने की, सबसे बातें छुपाने की। ऐसा ही कुछ भावना के साथ भी था। बेशक वो उस वक्त डिप्रेशन से बाहर आ गई थी, लेकिन उसे फिर से एंजाइटी होने लगी थी और इसीलिए हम डॉक्टर के पास भी गए। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतनी एंजाइटी बढ़ने लगी कि उन्हें एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ा? एक्चुअली हम दोनों में कभी कभी जिद बहस हो जाती थी छोटी छोटी बातों को लेकर। वो शायद ओवरथिंक करती होगी, इसलिए उसे डिप्रेशन हुआ होगा। लड़ाई झगड़े सभी कपल में होते हैं और हम दोनों में भी होते थे कभी कभी। मैं तो बातों को भूल जाता, लेकिन शायद वो मन में रखती होगी कुछ और इसलिए डिप्रेशन में आकर जान दी होगी। कौन से डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा था? हमें डिटेल्स दो उनकी। राजीव ने उन्हें उस डॉक्टर का नाम पता बता दिया जिसके पास भावना के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर को भावना की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर डॉक्टर काफी शॉक्ड थे। पुलिस ने उनसे भावना की मेंटल स्टेटस के बारे में पता किया तो उन्हें पता लगा कि भावना को वाकई में डिप्रेशन बहुत ज्यादा था और इसके लिए डॉक्टर ने भावना को मेडिटेशन करने को बताए थे। बिजी शेड्यूल की वजह से उसे मेडिटेशन का समय नहीं मिलता था, लेकिन दवाइयां वो हमेशा समय पर लेती थी। पुलिस ने गोलू और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए आने को कहा। गोविंद जी उनके साथ नहीं आए, वो घर पर ही पीहू के पास रुक गए। गोलू और मालती जी को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया गया। पुलिस ने उनसे सबसे पहले भावना के डिप्रेशन के बारे में ही पूछा कि क्या वो इस बारे में पहले से जानते थे, तो गोलू ने कहा, नहीं सर, पहले था दीदी को काफी डिप्रेशन, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उन्हें दोबारा एंजाइटी होने लगी है। इस बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। दीदी या जीजू ने कभी इस बारे में नहीं बताया हमें। इतनी परेशान थी, लेकिन उसने हम में से किसी को कुछ बताया भी नहीं। शांत हो जाइए आप। गोलू, तुम बताओ, भावना को शादी से पहले डिप्रेशन किस बात का था? ये सवाल सुनकर मालती जी जोर से रो पड़ी। वह खुद को कोसते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ साहब, क्यों उसे डिप्रेशन हुआ। मैं सब बताती हूँ आपको।
मैं ही वो बदनसीब माँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, जिसकी वजह से उस बच्ची को डिप्रेशन हुआ था। भावना शुरू से ही कम बोलने वाली लड़की थी। गोलू और रानी तो जिद करके अपनी बातें मनवा लिया करते थे और मैं इनकी फरमाइशें पूरी कर देती थी, इसलिए कभी इन्हें वो कमी महसूस नहीं हुई जो भावना को होती थी। दरअसल मैं बातों की बहुत शौकीन हूँ और पड़ोस की औरतों के साथ हमेशा बातों में ही मशगूल रहा करती। मुझे घर से ज्यादा दुनिया वालों से मतलब होती थी। बातों की वजह से मैं इन बच्चों को भी अनदेखा कर जाती थी। रानी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो बाहर पढ़ने चली गई और वो हमेशा बाहर ही रही पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन भावना बाहर के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, इसलिए वह 2 साल में ही वापस आ गई। वो कभी कुछ मांगती नहीं, कहती नहीं, तो मैं हमेशा बस उसे अनदेखा ही करती रही। मैं सोच ही नहीं पाई, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। घर होकर भी इतना अकेलापन महसूस करती थी। उसे लगने लगा कि उसकी माँ को उससे या उसके भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ उनकी बातें ही सब कुछ है। वो प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही और मैं अपनी बच्ची के उस अकेलेपन को देख ही नहीं पाई। फिर एक दिन क्या हुआ था उन्हें? एक दिन गोलू के दोनों हाथ जल गए थे ऊपर तक। भावना खुद इसे डॉक्टर के पास ले गई। भावना को उसकी देखभाल करते देख मैंने सोचा ये कर तो रही है गोलू का काम, फिर मेरी क्या जरूरत। मैं वहीं अपनी सहेलियों के साथ लगी रहती और भावना ही गोलू को देखभाल करने लगी। वह गोलू के लिए बड़ी बहन ही नहीं बल्कि उसकी माँ से भी बढ़कर थी। भावना इस बात से मन ही मन घुटने लगी कि उसकी मम्मा के लिए तो उनके बच्चे चाहे जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सब कैसे और कब पता लगा कि वो डिप्रेशन में है? भावना काम करते करते एक दिन अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। गोलू और इसके पापा उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। 5 घंटे तक भावना को होश नहीं आया तो डॉक्टर्स ने उसके कुछ ब्रेन टेस्ट किए, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल ही लगी उन्हें। तब डॉक्टर ने भावना के होश में आने पर उससे बातें की और उन्होंने बताया कि भावना को डिप्रेशन है, लेकिन भावना के मन में क्या बातें चल रही थीं जिससे वह परेशान थी वो उसने डॉक्टर को भी नहीं बताई। खोई खोई सी रहने लगी। रानी दीदी को जब भावना दी की मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने सास ससुर से भावना दी को वहां बुलाने की इजाजत ली और अंकल ने उन्हें परमिशन दे दी। भावना दी रानी दी के यहाँ चली गई रहने के लिए ताकि उनके लिए माहौल बदले, कुछ नया हो, वो खुश रहे तो उनकी हालत में सुधार हो सके। दीदी जब वहाँ रही कुछ दिन तो उनके सास ससुर के प्यार और केयर की वजह से दीदी की तबीयत ठीक होने लगी। वो हंसने मुस्कुराने लगी फिर से। जो काम एक माँ होने के नाते मुझे करनी चाहिए थी वो काम उन्होंने किया। उन्होंने ही उसे संभाला और भावना ने उन्हें ही अपने दिल की बातें कहीं। उन लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उन्होंने मेरी बच्ची को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला और उसे बहुत प्यार दिया। काश जो ये आंसू आज आप बहा रही है पहले कभी अपने बच्चों को समझा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर भावना ने सुसाइड भी किया है तो उसकी एक वजह कहीं ना कहीं आप भी है। सुनने में शायद आपको ये अच्छा ना लगे पर यही सच है। जिस कच्ची उम्र में बच्चों का मन नाजुक होता है उसी वक्त आपने उस ममता की छांव से अकेलेपन का बीज बो दिया। सर प्लीज मेरी बहन की मौत की असली वजह का पता जरूर कीजिएगा। अगले दिन पुलिस राजीव के उस फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने गई, क्योंकि उनके हिसाब से यह पैर फिसलने या सुसाइड का केस नहीं बल्कि मर्डर का केस था। लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। ना ही उन्हें भावना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ संदेहजनक मिला और ना ही उनके परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात सामने आई जिससे उन्हें ये मर्डर केस लगे। हर तरह से यह एक सुसाइड केस लग रहा था। पुलिस को देख सुनैना जी थोड़ा घबरा गई और अपने बेटे को जेल से रिहा करने की विनती करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने घर के हर एक कोने को तलाशा कि शायद कोई सुराग मिले, लेकिन घर में भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। पुलिस को स्टडी रूम में कुछ फाइल्स दिखी जिससे पुलिस को भावना के नौकरी करने की बात का पता लगा। पुलिस ने उन दोनों के ऑफिस का एड्रेस लिया और रूम से बाहर आए। इंस्पेक्टर ने सुनैना जी से पूछा कि उनके और भावना के संबंध कैसे थे। मेरे लिए भावना और अवनी में कोई फर्क नहीं था इंस्पेक्टर साहब। थोड़ी बहुत अनबन हो जाती थी कभी कभी हम दोनों में, लेकिन वो भी जानती थी कि मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं। मैं बस भावना को ही नहीं सबको ही ऐसे डांटती रहती हूँ क्योंकि कुछ भी गलत लगता है मुझे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आपकी बहू जॉब करती थी, कहीं ये बात से आपको कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहू की नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नौकरी के चलते
वो कभी कभी अपने घर परिवार को ही अनदेखा कर जाती थी, तो मैं उसे थोड़े बहुत ताने मार देती थी। और आपके बेटे, मेरा मतलब है राजीव को कोई प्रॉब्लम भावना के जॉब करने से? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? राजीव को भला क्या दिक्कत होगी? नौकरी करने की इजाजत भी तो उसी ने दी थी बहू को, और वो तो कमाती भी राजीव से ज्यादा थी। तभी इंस्पेक्टर की नजर घर में खड़ी एक औरत पर पड़ी जो भावना की नैना थी। वो अपनी सैलरी लेने और नौकरी छोड़ने की बात बताने आई थी। पुलिस ने उसे बुलाया और उससे कुछ सवाल किए। सुनैना जी को पूछताछ के दौरान वहां से जाने के लिए कह दिया, और नैना, जो कि दिन भर उनके घर में रहती, उससे कुछ सवाल जवाब किए गए। लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब भावना ऑफिस से आती तो नैना अपने घर लौट जाती थी। इसलिए नैना से पुलिस को कुछ खास पता नहीं लगा। पुलिस राजीव के घर से बाहर आई और आसपास के फ्लैट्स के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने उन महिलाओं से भी जांच पड़ताल की जिन्होंने कहा कि भावना को धक्का देकर गिराया गया है, लेकिन उनकी बातों को साबित करने का कोई सबूत नहीं था उनके पास। पुलिस वहां से सीधे राजीव के ऑफिस पहुंची। ऑफिस जाकर उन्होंने राजीव के नेचर के बारे में पता किया। वहां इंस्पेक्टर राजीव के दोस्त अंकिता, राकेश से भी मिले। आप लोग राजीव के साथ कब से हैं? सर, हम लोग पिछले 7 सालों से यही इस कंपनी में साथ काम कर रहे हैं। क्या आप उनके और उनकी वाइफ के रिश्तों के बारे में बता सकते हैं? जी सर, दोनों में बहुत प्यार और आपसी समझ थी। मुझे आज भी याद है सर, 5 साल पहले जब उसकी वाइफ को इंक्रीमेंट मिला था जॉब में, तो राजीव उसकी सक्सेस से बहुत ही ज्यादा खुश था। वो काफी केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड था। संजय ने उसे कहा भी कि लड़की ज्यादा कमाने लगती है तो वो अपने पति को अपने आगे कुछ नहीं समझती, उसे गुलाम बनाकर रखती है। लेकिन राजीव पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। उसने तो उल्टा संजय को ही इस बात के लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया और उससे बातें करना भी छोड़ दिया। उसके बाद क्या दोनों की दोस्ती कभी सही नहीं हुई क्या? नहीं, अब तो दोनों के बीच सब सही हो गया था। उस वक्त कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें दोनों को टीम वर्क दिया गया था। एक बार तो उनकी लड़ाई हुई, लेकिन संजय ने अपनी बातों के लिए राजीव से माफी मांग ली थी, और एक बार फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हम दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे और संजय और राजीव का अलग, तो हम लोगों के बीच बातचीत, मिलना जुलना भी कम हो गया था। संजय और राजीव ही ज्यादा वक्त साथ रहते थे। राजीव अब तो हम लोगों से बात ही बहुत कम करता है। जब देखो तब संजय उसे अपने साथ रखता। वो जरूर संजय की ही मेहरबानी है। उसी ने राजीव के दिमाग में भावना के खिलाफ नफरत भरी होगी। उसी के चलते राजीव और भावना की लड़ाई होती होगी और उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया होगा। एक लड़की भी आखिर कब तक सहन करेगी? तो कहाँ है ये संजय? सर, वो कुछ दिनों के हॉलिडे पर गया हुआ है और 4 दिन बाद आएगा। इंस्पेक्टर ने उनसे संजय की पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठा की जो उनके काम आ सकती थी। उन्होंने अंकिता और राकेश को थैंक यू बोला और वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। आज रानी और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अंकित अपने ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं आ पाया था। रानी, अतुल जी और शारदा जी साथ आई थी। पुलिस ने पहले अतुल जी और सुलोचना जी को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए। भावना के भाई गोलू ने बताया कि जब वो डिप्रेशन में थी तो आप लोगों ने उसकी केयर की थी। कैसा नेचर था उसका? जो बात वो किसी से नहीं करती वो आप लोगों को उसने कैसे बता दिया? क्या कहें इंस्पेक्टर, भावना बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जिसकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी और वो था प्यार। रानी ने जब हमें भावना को घर बुलाने को कहा तो हमने भी हाँ कह दिया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उनकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक है। इतनी ज्यादा मतलब कुछ हुआ था या भावना जी ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको उनकी दिमागी हालत के बारे में पता लगा? भावना ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। भावना जब हमारे घर रहने आई तो एक रात हम सभी छत पर घूम रहे थे। अंकित और रानी एक तरफ थे और भावना अधिकांश समय हम लोगों के साथ ही रहती थी। शायद वो हम लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी। फिर सुलोचना जी उसे हमारी बेटी जो विदेश में रहती है उसके बचपन की बातें बताने लगी। पहले तो भावना भी बातों में दिलचस्पी दिखा रही थी, फिर अचानक वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई और छत की मुंडेर पर चढ़ गई। और मुझे तो समझ ही नहीं आया अचानक से क्या हुआ क्या नहीं। वो बातें करते करते भागकर छत की मुंडेर पर चढ़ गई और मुंडेर पर सुध बुद्ध खोए चलने लगी। वो तो भगवान का शुक्र था कुछ अनहोनी नहीं हुई। अंकित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। हमारी तो सांसें ही अटक गई थीं। किसी की बेटी की जिम्मेदारी तो ली,
लेकिन अगर उस रात उसे कुछ हो जाता तो हम लोग कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। इतना कहकर वो रोने लगी। पुलिस ने उन दोनों को बाहर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद रानी को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया गया, क्योंकि वही एक ऐसी थी जिससे भावना ने आखिरी बार बात की थी। आप बताइए, आपने ये कंप्लेन किस बेस पर की? सर, आपको तो पता लग ही चुका है अब तक कि मेरी बहन काफी डिप्रेशन में थी सालों पहले, और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। उस वक्त उन सब की जिम्मेदार कहीं न कहीं मेरी मम्मा थी। आपने राजीव पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि भावना ने उसकी वजह से सुसाइड किया है? राजीव और भावना की जब शादी हुई तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। हालांकि बिजी थे, पर फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लिया करते थे। फिर भावना भी जॉब करने लगी और उसके बाद पीहू हुई। पीहू के होने के बाद भावना पर ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गईं। एक तरफ जॉब और दूसरी तरफ बच्ची। तो जिस दिन भावना की मौत हुई उस दिन आपने भी बात की थी सुबह उनसे, तब लगा था क्या आपको उसकी बातों से कि वो परेशान है या उसके और राजीव के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं सर। भावना तो उस दिन काफी खुश लग रही थी। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से राजीव जी काफी बीमार चल रहे थे और इसीलिए सुनैना आंटी वहां उनके साथ रहने के लिए गई हुई थी ताकि भावना की थोड़ी हेल्प हो सके। राजीव जी ठीक से खा भी नहीं रहे थे बीमारी के चलते, और उस दिन भावना का कॉल भी इसलिए आया कि वो मुझसे राजीव की मनपसंद डिश की रेसिपी पूछ रही थी। ऐसा लगा ही नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। तो आपने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया राजीव पर? मैंने अपनी बहन को खोया है इंस्पेक्टर साहब। मुझे शक है, इसलिए ये केस किया ताकि सच का पता आप लगा सके। भावना ने सुसाइड किया भी तो क्यों किया, किस वजह से किया, वो वजह आप पता लगाए, क्योंकि पैर फिसलकर गिरने वाली बात पर तो आपको भी यकीन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सच क्या है वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, राजीव के खिलाफ हमें कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिला जो ये कह सके कि भावना ने उसकी वजह से सुसाइड किया। अब आप जा सकती हैं। जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। रानी, अतुल जी और सुलोचना जी वापस अपने घर लौट गए और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। कुछ दिनों बाद कोई सबूत न मिलने के कारण राजीव को बेल मिल चुकी थी और वो अपने घर लौट आया। अपने बेटे को देख आज सुनैना जी को थोड़ी राहत मिली। राजीव के पीछे पीछे पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस आज पूछताछ करने नहीं बल्कि कोई पुख्ता सबूत जुटाने पहुंची थी राजीव के घर। पुलिस ने उन दोनों जगहों की जांच की जहां से भावना गिरी। पुलिस ने वहां के वॉचमैन को बुलाया और पूछा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे कहाँ पर लगे हुए हैं? साहब, कैमरा तो बस यही ग्राउंड फ्लोर पर लगे हैं। तो ऊपर की तरफ कौन सा कैमरा लगा है? सॉरी साहब, इतनी ऊंचाई तक तो कोई कैमरा नहीं लगा और ना ही ग्राउंड एरिया के किसी कैमरे का मुंह ऊपर की तरफ है। पुलिस वॉचमैन को ठीक है कहकर राजीव के घर की उस बालकनी में आई जहां से भावना गिरी थी। पुलिस ने वॉचमैन को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी व्यक्ति नीचे उस जगह के आसपास भी नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर ने बालकनी में रखे पौधों में से एक गमला उठाया और उसे बालकनी की ग्रिल्स पर रखा। इंस्पेक्टर ने उस गमले को कुछ इस तरह गिराया जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए गिरता है। उसके बाद उन्होंने एक और गमला उठाया जो पहले वाले से थोड़ा बड़ा और अधिक वजन का था। पहले की ही तरह उसे भी उस बालकनी में लगी ग्रिल पर रखा, लेकिन इस बार गिराने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने उस गमले को धक्का देते हुए गिराया जैसे किसी इंसान को धक्का दिया जाता है। नीचे खड़े कांस्टेबल ने दोनों गमलों के गिरने की जगह के चारों ओर गोल घेरा बना दिया। इंस्पेक्टर राजीव के घर से निकलकर नीचे उसी जगह पर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा पहला गमला तो बिल्डिंग से थोड़ी ही दूरी पर गिरा था, जबकि दूसरा गमला जो भारी भी था और धक्का देकर गिराया था वो उस जगह के पास गिरा जहां भावना की बॉडी को मार्क किया गया था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, मेरा शक बिल्कुल सही था। ना तो भावना पैर फिसलने से गिरी है और ना ही उसने सुसाइड किया है। उसे किसी ने धक्का देकर गिराया है। लेकिन सर, हमारे पास तो इसका कोई सबूत भी नहीं है। ना तो यहाँ कोई कैमरा है और ना ही किसी ने कुछ देखा है। सच का पता आखिर लगेगा कैसे? इंस्पेक्टर ने गोलू को कॉल किया और कहा, मिस्टर गोलू, हमें लगता है कि आपकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर ही हुआ है। गोलू इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा इंस्पेक्टर साहब? जीजू के साथ उनके झगड़े होते थे, लेकिन वो ऐसे दीदी की जान नहीं ले सकते। देखिए मिस्टर गोलू, हमने यहाँ आकर अभी सारी चीजें एग्जामिन की है जिससे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारे पास इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है।
इसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी इंस्पेक्टर? आप राजीव की बेटी से उस दिन के बारे में बात कीजिए। हो सकता है उसने देखा हो कुछ, या वो कुछ बता सके जो हमारे काम आ सके। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर गोलू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी इंस्पेक्टर, मैं पीहू से बात करने की कोशिश करता हूँ। इंस्पेक्टर ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया और गोलू कॉल कट होते ही धम्म से नीचे गिर पड़ा। उसे यकीन ही नहीं आया कि राजीव ने ही उसकी बहन को मारा है। उसकी आंखों से आंसू बह चले। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए गोलू उठा। देखा तो पीहू मालती जी के साथ उनके रूम में खेल रही है। राजीव उसे गोद में उठाकर हॉल में ले आया, जहां राजीव ने सभी टॉयज रखे थे। इतने सारे खिलौने और चॉकलेट्स देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोलू थोड़ी देर उसके साथ खेला और फिर उसे गोद में लेकर बैठ गया। गोलू ने पीहू से उस दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछा। पीहू ने उसे सब बताया, लेकिन भावना के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। गोलू पीहू को बातों में उलझाते हुए बोला, बाबू मम्मा आपको क्या कहकर गई थी? वो कितने दिन में वापस आ जाएंगी? मम्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा था मुझे। मैं तो सो रही थी ना मामू। जब मम्मा गई उठी तो आप, नानी, दादी, मासी सब थे ना मेरे पास। गोलू ने सोचा ऐसे तो उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। तभी गोलू के लिए उसकी शॉप से कॉल आया और गोलू वापस शॉप पर चला गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर ने वॉचमैन से चाय मंगाने को कहा और खुद वही गार्डन एरिया में बने सिटिंग प्लेस में डाले हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल किया और उन्हें सारी सिचुएशन बताकर उनसे सलाह लेने लगे। वॉचमैन उनके सामने टेबल पर चाय रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ने कॉल कट करके जब चाय का कप उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उनकी नजर टेबल पर गई। वह टेबल कांच की बनी थी, जिसमें ऊपर नीले आकाश तक पूरी बिल्डिंग की इमेज साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और उसे राजीव के घर जाकर उस बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखने के लिए कहा। कांस्टेबल जब राजीव के घर की बालकनी में ग्रिल पकड़कर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ तो इंस्पेक्टर ने उस टेबल के मिरर में देखा, जहां से साफ दिखाई दे रहा था कि बालकनी में कोई खड़ा है। इंस्पेक्टर जल्दी से वहां से उठे और उस सिटिंग प्लेस के आसपास लगा। कोई कैमरा ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें गार्डन में लगे एक पैर पर कैमरा लगा हुआ दिखा। कांस्टेबल नीचे आया और वॉचमैन को बुलाकर लाया। इंस्पेक्टर ने वॉचमैन से कहा, मुझे इंसिडेंट वाले दिन की इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए अभी। साहब वो तो रिकॉर्ड रूम में मिलेगी। कहाँ है रिकॉर्ड रूम? आइए साहब, मैं लेकर चलता हूँ आपको रिकॉर्ड रूम में। वह इंस्पेक्टर को लेकर रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, जहां अलग अलग स्क्रीन पर सभी कैमरा की पिक्चर चल रही थी और एक लड़का उस रूम में बैठा हुआ था। कहिए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? भावना की मौत वाले दिन की फुटेज दिखाओ, कैमरा नंबर 7 की। ओके सर। उस वीडियो में वो टेबल और उस पर दिख रही बिल्डिंग की इमेज साफ दिख रही थी। पुलिस ने वो फुटेज ली और सीधे राजीव के घर गई। वहां उन्होंने टीवी पर वो वीडियो प्ले की, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। विजय जी का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। इंस्पेक्टर ने असली गुनहगार को गिरफ्तार कर अपने साथ उसे थाने में ले गई। गोलू, जो अभी सच से अनजान था, वह घर आया और उसने पीहू से खेल खेल में सच जानने की दोबारा कोशिश की। गोलू ने पीहू को एक खेल खेलने को कहा और वह खुशी खुशी मान गई। पीहू हॉल में लगे पर्दों के पीछे जाकर छुप गई। गोलू उसके पीछे गया। उसने पहले पीहू को हल्का सा धक्का दिया और फिर खुद ने ही गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। धक्का लगने के साथ ही पीहू जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मालती जी और गोविंद जी भी वहां आ गए। पीहू बहुत बुरी तरह डर गई और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। पीहू रोते रोते बार बार यही बोल रही थी, मामू मुझे मम्मा के पास जाना है। मैं लेकर चलूंगा ना मेरे बाबू को मम्मा के पास। पहले चुप हो जाओ। आप इतना क्यों डर गए बच्चा? मामू तो आपके साथ मस्ती कर रहे थे ना, आपको सच में थोड़ी गिरा रहे थे जो आप इतना डर गए। वो मम्मा को भी ऐसे ही धक्का दिया था दादी ने, तो वो गिर गई थी। इसलिए मैं भी डर गई कि मैं गिर जाऊंगी तो मुझे भी लग जाएगी। पीहू की बात सुनकर सब सन्न रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। मालती जी रोते हुए वहीं सोफे पर गिर गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारी बच्ची के साथ? जरा भी दिल नहीं कांपा क्या उनका, मेरी बच्ची के साथ ऐसी नीच हरकत करते हुए। कितनी सफाई से झूठ बोलती रही वो हम सब से। मेरी बेटी, मेरी बहू बोल बोल कर सब झूठ, सब दिखावा। और राजीव जी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बस अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते रहे। उनके इस पाप में उनके भागीदार बने।
पीहू उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी, लेकिन सभी बातें उसकी समझ से बाहर थीं। गोलू ने उसकी ओर देखा तो उसने महसूस किया कि एक बच्चे के सामने ये सारी बातें करना सही नहीं है। पीहू गोलू से कहने लगी, मामू, नानी रो क्यों रही है? मैं तो गिरी भी नहीं और चोट भी नहीं लगी मुझे, फिर नानी क्यों रो रही है? जैसे आप डर गई थी ना, वैसे ही नानी भी डर गई थी। अब देखना नानी मामू को कितना डांटेगी। पीहू उसकी बात सुनकर खिलखिला के हंसने लगी। गोलू उसे अपने रूम में जाकर खेलने का कहकर खुद घर के बाहर आ गया। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि उसने अपने जीजू के लिए ऐसा सोचा कि वो उसकी दीदी की जान ले सकते हैं। गोलू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने इंस्पेक्टर को कॉल किया सारा सच बताने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर की बातें सुनकर उल्टा उसे ही शौक लग गया। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुबह पुलिस स्टेशन में आने को कहा। गोलू ने हामी भरते हुए कॉल कट कर दिया। गोलू ने रानी को कॉल करके उन्हें भी पहुंचने का कह दिया। करवटें बदलते हुए रात बीत गई और आज का सूरज इंसाफ के साथ उदय हुआ। अगली सुबह गोलू, गोविंद जी, मालती जी, रानी और अंकित सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। जेल में सुनैना जी के साथ साथ राजीव को देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। गोलू ने किसी को भी राजीव के शामिल होने की बात नहीं बताई। पीहू से केवल सुनैना जी के बारे में ही पता लगा था, लेकिन वो बस अधूरा सच था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। गोविंद जी और मालती जी कुर्सियों पर बैठ गए और बाकी सब उनके पास ही खड़े थे। हमें भावना की बॉडी देखकर ही शक हो चुका था कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बात कुछ और थी। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? वो इसलिए क्योंकि एक तो वह पीठ के बल गिरी और वो भी बिल्डिंग से इतना दूर जो मुमकिन नहीं था। बस वही पता लगाना था कि आखिर माजरा क्या है। सिर्फ बॉडी पीठ के बल गिरी होने से ये कैसे साबित हो सकता है कि भावना को धक्का दिया गया था? आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वह ग्रिल पर चढ़कर नीचे छलांग लगाता है, लेकिन आपकी बालकनी में लगी ग्रिल गोल है तो उन पर खड़ा होना मुमकिन ही नहीं। तो फिर इंस्पेक्टर, एक्चुअल में हुआ क्या था? हमने बालकनी भी चेक की थी, वहाँ भी कुछ नहीं था जिस पर चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई हो। और अगर मान भी लें कि वो खुद से कूदी तो बॉडी पीठ के बल क्यों थी? अगर वो पीठ के बल कूदी तो बॉडी इतनी दूर गिरे, ये नामुमकिन है। इसलिए हमें उसी वक्त शक हो गया था। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक सबूत हमारे हाथ लग ही गया। इतने में फ्लैट से मिली सीसीटीवी फुटेज प्ले करके लैपटॉप को उनकी तरफ घुमा दिया। उस फुटेज में केवल भावना ही दिख रही थी। काफी देर तक वो वहां फ्लैट की तरफ मुंह करके खड़ी हुई दिखी, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो और वो उससे बात कर रही हो। तभी अचानक से भावना को पीछे की तरफ किसी ने धक्का दिया और उस शख्स का केवल हाथ दिखा। एक तरफ भावना नीचे की तरह गिरती हुई दिख रही थी, वहीं दूसरी ओर उसको धक्का देने वाला वो हाथ धक्का देने के बाद सीधा बालकनी की ग्रिल पर गया और किसी ने नीचे की तरफ झांक कर देखा। वो हाथ सुनैना जी का था और राजीव भी उनके साथ खड़ा था। सबने एक बार फिर वो वीडियो देखा और मालती जी उसे गिरता देखकर चीख चीख कर भावना का नाम लेकर ऐसे रोने लगी जैसे मानो उस स्क्रीन पर हाथ लगाकर वो उसे गिरने से बचा लेंगी। मालती जी गुस्से में उठी और उस जेल की तरफ आई जहां राजीव और सुनैना जी बंद हुए थे। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने आप लोगों का? धक्का देने से पहले आपके हाथ नहीं कांपे क्या जरा भी? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया बेटा। वीडियो में हमने सब देखा। आंटी क्या सच है और क्या झूठ, उसके बाद भी कुछ और कहना बाकी है क्या? और आप जीजू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। राजीव को इस तरह गुस्सा करते देख विजय जी का हाथ उठ गया। उन्होंने राजीव को थप्पड़ मारते हुए कहा, शर्म नहीं आ रही ना तुझे? एक तो तूने और तेरी माँ ने बहू को मार डाला और तू अब हमें ही अकड़ दिखा रहा है। इंस्पेक्टर खुद अंदर आए और राजीव की कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए बोले, अब बता क्यों मारा तूने भावना को? क्यों धक्का दिया उसे? बोल। जीना हराम कर दिया था इनकी उस पागल बेटी ने मेरा। मेरी बेटी पागल नहीं थी, समझे आप? पागल ही थी वो, मेरे ही पल्ले पर नहीं थी वो घमंडी लड़की। सभी राजीव का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजीव का एक साइड ये भी होगा। आज सबको अफसोस हो रहा था कि उन सब ने एक इंसान को परखने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। ऐसे क्या घूर रहे हैं आप सब लोग? मुझे मजबूर कर दिया उसने मुझे ऐसा बनने पर। नहीं तो मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली सेल्फिश। मेरा दोस्त संजय सही बोलता था,
कौन संजय? क्या कहता था संजय? संजय इसके साथ इसके ऑफिस में काम करता है और शायद उसी ने इनका ब्रेन वॉश किया है। उसने केवल सच दिखाया मुझे। मेरा असली दोस्त तो वही निकला जिसे मेरी इतनी फिक्र थी। बाकी सब तो बस भावना का गुणगान करते नहीं थकते। वो तुमसे जलता था तुम्हारी खुशियों से। अरे वो खुद तो अपनी वाइफ को अच्छे से रख नहीं पाया था। गंद उसके खुद के दिमाग में भरा हुआ था। उसने वही तुम्हारे दिमाग में भरने की कोशिश की। थप्पड़ मारा था ना तुमने उसे सबके सामने। देख लो अब क्या खूब बदला लिया है उसने उस थप्पड़ का, और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जहर भर दिया, तुम्हें खूनी बना दिया, और तुम बेवकूफ आज भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये सब झूठ है। संजय को सच में मेरी फिक्र थी, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। आपको तो वही इंसान सही लगेगा जो मर गया। इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरी बेटी से, तो छोड़ क्यों नहीं दिया उसे? उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? छोरा ही तो था मम्मी जी। बहुत हुआ तेरा ये नाटक। चल बता, अब क्यों मारा तूने अपनी वाइफ को? बोल क्यों मारा उन्हें? राजीव थोड़ी देर तो खामोश रहा। उसके बाद धीमी आवाज में कहने लगा, मैं बहुत प्यार करता था उससे। हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा था। जब बेटी आई हमारी लाइफ में तो भावना का सारा वक्त बस उसका होता। मुझे कभी कभी बुरा भी लगता, पर फिर ये सोचकर इन बातों को भूल जाता कि वो हमारी ही बेटी है। कुछ महीने बाद उसे इंक्रीमेंट मिला और उसकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा हो गई। रानी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, और तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया कि तुम्हारी वाइफ तुमसे ज्यादा कमाती है। तुमसे सहन नहीं हुआ कि तुम्हारी वाइफ तुमसे ज्यादा सक्सेस कैसे हो गई। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश था इस बात से, और मैंने और भावना ने इस खुशी को सेलिब्रेट भी किया था। मैंने ये गुड न्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की। अंकिता और राकेश दोनों भावना की कामयाबी से खुश थे, लेकिन विजय जी तेज आवाज में बोले, लेकिन क्या? लेकिन संजय इस बात से खुश नहीं था। उसने कहा कि जब लड़की लड़के से ज्यादा कमाने लग जाती है तो उसमें घमंड आ जाता है। वो अपने पति को अपने सामने कुछ नहीं समझती, उसे गुलाम बनाकर रखती है, घर पर ध्यान नहीं देती। उस टाइम तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने सबके सामने उस पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन उसने सही कहा था, भावना भी ऐसी ही निकली। पैसे का नशा उसके भी सिर चढ़कर बोलने लगा। उसके तो तेवर ही बदल गए। रात को तो घर आती और उसमें भी ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती। फिर मुझ पर ही ऑर्डर चलाती कि राजीव ये कर दो प्लीज, राजीव वो कर दो। गोविंद जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तेवर उसके नहीं बदले, बल्कि तुम्हारी सोच बदल गई थी। हाँ पापा जी, सही कहा आपने। मेरी ही सोच बदल गई थी, क्योंकि अब उसके प्यार की पट्टी हटकर सच जो दिखने लगा था मुझे। आपको याद है वो फ्लैट जो मैंने उसी के नाम से लिया था? पता भी है कितने का था? पूरे 16 करोड़ का। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी उस घर को खरीदने में। क्यों? क्योंकि भावना को वो घर पसंद था। और उसने क्या किया, जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ये हो ही नहीं सकता। भावना ने जरूर किसी वजह से मना किया होगा, वरना उसे पैसों का कोई लालच ही नहीं था कभी। विजय जी पूछने लगे, क्यों चाहिए थे तुम्हें पैसे? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि तुम्हें उसके पैसे चाहिए थे? जॉब तो तुम भी करते हो और अच्छा खासा कमाते भी हो, फिर बहू के पैसों की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? मुझे एक प्लॉट खरीदना था, लेकिन वो काफी महंगा था। मेरी सेविंग्स तो खत्म हो चुकी थी और भावना की सैलरी को हम यूज नहीं करते थे। घर मेरी ही सैलरी से चलता था, लेकिन मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। जब भी मैं उसे कुछ कहता वो बस लड़ने को तैयार रहती, खुद तो कुछ करना नहीं, बस मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे सुनाना, ताने मारना। लेकिन घर का काम करने की बारी आती तो मुझे कह देती बस। रानी गुस्सा करते हुए कहने लगी, लड़ाई झगड़ा हर कपल में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओ। और ये जो पैसे ना देने की बात आप कह रहे हैं, उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मेरी बहन ऐसे मना नहीं कर सकती। वो खुद को पता नहीं क्या ही समझती थी। सारी दुनिया गलत, बस एक वही मैडम सही। हम तो बेवकूफ ही थे उसके आगे। लेकिन आपको तो उसका कुछ भी कहना बस आपको नीचा दिखाना लगता था। और आप खुद इतने समझदार होकर उस संजय की बातों में आ कैसे गए? अपने दोस्त के बहकावे में आकर आपने अपनी वाइफ की जान ले ली। डेली जब कोई ऐसी पट्टी पढ़ाएगा तो असर तो होगा ही ना, संगत का असर तो आएगा ही। कब तक बचेगा कोई इससे? और आप आंटी, आपने अपने बेटे को रोकने के बजाय उसका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। रानी के कहते ही सुनैना जी रोने लगी। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, बहू को धक्का देने या मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। राजीव ने मुझे कहा कि भावना उससे अपनी गुलामी कराती है, उसे जरूरत में भी पैसे नहीं दिए तो मुझे गुस्सा आ गया। पूरी बात तो मैं भी नहीं जानती थी।
बहू बालकनी में कपड़े उतारने गई थी। मैं और राजीव उससे बात करने गए पैसों को लेकर। मैंने उससे कहा भी कि वो राजीव को पैसे दे दे। वो पैसे देने से मना कर रही थी। मैंने तो उसे हल्का सा हाथ से पीछे की तरफ धकेला था, ये कहकर कि ऐसे कैसे नहीं देगी पैसे। लेकिन वो गोल ग्रिल होने की वजह से उसके हाथ में नहीं आई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने राजीव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इसने बहू को अपना हाथ नहीं दिया। इसने जानबूझकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो नीचे जा गिरी। उसने राजीव बचाओ चिल्लाकर आवाज भी दी, लेकिन इसने बहू को नहीं बचाया और वो नीचे गिर पड़ी। सुनैना जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन चाहकर भी कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। राजीव और सुनैना जी को अदालत ने भावना की मौत का दोषी करार देकर सजा दी।